देवियों और सज्जनों, नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र त्रिपुरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कृष्ण कुमार आज इस खास कार्यक्रम में के माध्यम से पूर्वोत्तर में राजभाषा प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं विषय पर एक अहम परिचर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर में राजभाषा के सीखने सिखाने की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में मेरे साथ दो खास अतिथि श्री निपन कुमार बोरदोलोई जी, सहायक निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख उपनिदेशक कार्यालय पूर्वोत्तर, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गुवाहाटी, एवं श्री राम प्रकाश यादव जी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, अगरतला। आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इन दोनों लोगों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर में राजभाषा के सीखने सिखाने की वर्तमान स्थिति के आलोक में दोनों लोगों से इसके बारे में राजभाषा से संबंधित कार्यान्वयन के बारे में कुछ विशेष और अहम सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करूंगा कि राजभाषा विभाग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को प्रशिक्षण के माध्यम से कैसे और अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुधी दर्शकों को इससे राजभाषा के बारे में कुछ नए तथ्य व जानकारियां प्राप्त होंगी और यही हमारा और हमारे कार्यक्रम का खास उद्देश्य है। जैसा हम सभी को विदित है कि किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और पहचान वहाँ की भाषा में निहित होती है। भाषा ही एक ऐसा सेतु है जो राष्ट्र की एकता को बनाता है और हमारे देश की आज़ादी के उपरांत हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय नेता और मनीषियों ने एक राष्ट्र एक राष्ट्रभाषा का सपना देखा, जिसके परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। लेकिन यहाँ पर हम श्री बोरदोलोई जी से ये एक जानना चाहते हैं कि क्या राजभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न है तो कैसे है? नमस्कार। सबसे पहले मैं त्रिपुरा दूरदर्शन केंद्र का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे जो परिचर्चा है उसमें भाग लेने का मौका दिया। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो राजभाषा है, ऐसे हमारा देश एक विशाल देश है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं। जी सर। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। जी। तो हमारी जो राजभाषा है हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजभाषाएं हैं। तो राजभाषा की भारत सरकार संघ की जो राजभाषा है, ये द्विभाषिकता की नीति को अपनाते हुए अभी कार्यान्वयन कामकाज जो हैं हमें गति प्रदान करते हैं। जी। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अभी राजकाज हो रही है, चला रहे हैं हम लोग। और जो कार्यालयीन कामकाज करते हैं, कार्यालयीन जो कामकाज करते हैं और ऐसे आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें वही अंतर है कि इसमें हमें कार्यालयीन कामकाज में जैसे मान लीजिए
टिप्पणी और मसूदा लेखन आदि इस फाइल वर्क करना होता है, मिसिल पर लिखित रूप में लाना होता है। तो आम बोलचाल की भाषा से ये राजभाषा जो राजभाषा है वो थोड़ा सा अंतर है। घरेलू जो प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा हट करके हम लोग मसूदा और ये टिप्पणी लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। जी, तो जैसा भी सर ने बताया है कि राजभाषा और सामान्य बोलचाल की भाषा दोनों में काफ़ी विभिन्नता है। हमारे सरकारी दफ्तर कार्यालयों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा है, और एक आम जन साधारण लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा वो इससे अलग है, क्योंकि इसमें राजभाषा में बहुत ही औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और अब हम राम प्रकाश यादव जी से ये जानना चाहते हैं कि राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या है या कैसे लागू होता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, जैसे आपने पूर्व में उल्लेख किया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसको प्रभावी किया, लागू किया। तो हमारे सामने चुनौती, भारत सरकार के सामने चुनौती ये थी कि जैसे सर ने भी उल्लेख किया कि हमारा देश जो है विविधतापूर्ण है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, लोग सीखते हैं। तो जब हमें केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन की बात आई तो हर जगह के हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, केंद्र सरकार या संघ सरकार के कार्मिक थे, उनका हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान नहीं था। उसके फिर कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी हमारी चुनौती यही थी कि हम इसको कार्यान्वयन कैसे करेंगे जब तक हमें बुनियादी हिंदी भाषा, राजभाषा का ज्ञान नहीं होगा। तो भारत सरकार ने अपने प्रशिक्षण के माध्यम से 1952 में इस प्रशिक्षण की शुरुआत की। तो जैसे आपने कहा कि ये प्रावधान लागू कैसे होते हैं, तो जो हमारा आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा घोषित की गई और जब इसे लागू कर दिया गया तो अनुपालन के क्रम में एक हमारा अधिनियम बना 1963। तो उसके तहत हमारी जो राजभाषा की नीति है वो द्विभाषी नीति है, वो बाइलिंगुअल है, क्योंकि हमारा जो पूर्व में कामकाज हो रहा था और अब भी बहुत हद तक कामकाज हो रहा है तो अंग्रेजी में हो रहा था। तो जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो वो द्विभाषी नीति पे किया गया कि अगर हम हिंदी में, अंग्रेजी में कोई कामकाज कर रहे हैं तो उसके हमारे धारा 3(3) के तहत जो भी दस्तावेज आते हैं, 14 दस्तावेज, वो हमारे द्विभाषी होने चाहिए, उनका अनुवाद होना चाहिए, उनका तर्जुमा होना चाहिए। तो द्विभाषी नीति के तहत ही हमारा ये कार्यान्वयन होता है। और जैसे सर ने उल्लेख किया कि हमारी जो राजभाषा है, ये राजभाषा हमारे जो क्या कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा से है, उसमें थोड़ा सा भिन्नता इस स्तर पर है कि क्योंकि आपने जैसे उल्लेख किया कि ये हमारी औपचारिक भाषा है, कार्यालयीन कामकाज की भाषा है, और जो अपने हम रोजमर्रा या सामान्य जीवनचर्या में प्रयोग करते हैं वो हमारी बोलचाल की भाषा होती है। तो उसमें हमारे शब्द भी स्थिर नहीं होते, वाक्य भी स्थिर नहीं होते, कुछ वाक्य हम संरचना हमारी अधूरी होती है, हम कुछ वाक्यों या कुछ न्यूनतम शब्दों से भी काम चला लेते हैं। लेकिन जो हमारी राजभाषा होती है कार्यालयीन कामकाज के लिए एक प्रयुक्त विशेष है कि ये शब्द जो हमारे प्रयोग होंगे या हमारी जो अभिधा शैली होती है, हमारे साहित्य में 3 शैलियाँ होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो आप जो कार्यालयीन कामकाज में प्रयोग करते हैं वो अभिधा शैली का ही प्रयोग करते हैं, जिसका मकसद होता है कि उसमें हम जो शब्द प्रयोग करेंगे उसका वही अर्थ होगा। और इसके लिए बाकायदा हमारे राजभाषा विभाग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पारिभाषिक शब्दावली की परिकल्पना की है। वो पारिभाषिक शब्दावली ही है जो हम राजभाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे सर ने उल्लेख किया कि हम फाइल है तो हम फाइल का अनुवाद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिसिल। और कार्यालयीन कामकाज में जब हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं कि यह पत्र अवलोकन के लिए प्रस्तुत है, तो पुनः बार बार ही आप वही वाक्य प्रयोग करेंगे और उसका एक ही मकसद होगा कि आप उस पत्र को या उस मिसिल को गहराई से देखें, इसके सिवा नहीं होगा। तो आपके जैसे आपने प्रश्न किया कि ये कैसे काम करता है, तो द्विभाषी नीति पर काम करता है और इसके लिए हमारे
आर्टिकल 431 से 351 तक, और हमारा जो राजभाषा अधिनियम है 1963 और राजभाषा नियम 1976, इसी के तहत हमारा कामकाज हो रहा है और उसी क्रम में ये प्रशिक्षण का कामकाज भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे श्री यादव जी ने बताया है कि राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान किस तरह से काम करता है, बताया है कि ये एक द्विभाषी नीति पर काम करता है, जिसमें अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जो जारी होने वाले 14 दस्तावेज हैं वो द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। और इसके बारे में ये बताया है कि किस तरीके से इसको हमें संविधान में अपनाया गया है। तो अब इसके साथ आगे इस बात पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे कि राजभाषा के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार के किस मंत्रालय पर है? हाँ जी, हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रशिक्षण का काम है वो 1955 के बाद गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। अभी जिम्मेदारी जो है भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय देखरेख में ही ये राजभाषा विभाग का कामकाज हो रहा है। जी हाँ, मतलब राजभाषा विभाग ही, हाँ, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग ही देख रहा है। हाँ। इससे पहले 1952 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये प्रशिक्षण का कार्य देखा जाता था। जी हाँ। तो अब जो है कि राजभाषा का प्रशिक्षण और राजभाषा का पूरा कार्यान्वयन का काम गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग भारत सरकार के अधीन है, और जो 1955 के बाद से इसके अधीन है। तो सर अब थोड़ा आप बताएंगे कि राजभाषा प्रशिक्षण के तहत कौन से पाठ्यक्रम और योजनाएं संचालित हैं? हाँ बिल्कुल, आज का हमारा मुख्य लक्ष्य भी है इस परिचर्चा या गोष्ठी का कि हम कैसे भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जो केंद्र सरकार के कार्यालयों के कार्मिक हैं या अधिकारी हैं, उनको कैसे हम हिंदी में कार्य साधक ज्ञान उपलब्ध कराएं। और हमारे सर भी इसीलिए यहाँ पधारे हैं और हम लोग ये परिचर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस विषय में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करें। तो जो हमारा राजभाषा का ये प्रशिक्षण का कामकाज है, जैसे आपने कहा कि शुरुआत तो हमारी 1952 से हो चुकी है और उसके बाद 55 में गृह मंत्रालय के अधीन आया और फिर 1985 में 1950 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, जहां से इसमें फिर उत्तरोत्तर आप कह सकते हैं प्रगति हुई। बहुत तेजी से हम इस दिशा में काम करने लगे और वर्तमान में हमारे आदरणीय सर और मैं उसी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से ही उपस्थित हूं। तो पाठ्यक्रम की जैसे बात है तो पहले भी हमने उल्लेख किया कि बहुत से ऐसे हमारे केंद्र सरकार के कार्मिक हैं या अधिकारी हैं जिनको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो जब राजभाषा विभाग और भारत सरकार ने इस ओर कोशिश की तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही आई कि हम पहले इनको राजभाषा का ज्ञान कराएं, बुनियादी इनको भाषा ज्ञान करवाएं। तो उसके लिए मातृभाषा को उन्हें आधार बनाकर और आपका हिंदी में पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर 2 मानकों पर उन्होंने केंद्र सरकार के जो हमारे कार्मिक हैं या अधिकारी हैं उनकी योग्यता वो निर्धारित किए कि किसको किस पाठ्यक्रम में हम रख सकते हैं। और पाठ्यक्रम हमारे जो बनाए गए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला हमारा जो बुनियादी पाठ्यक्रम है, जहाँ से हमारी आप कह सकते हैं नींव की शुरुआत होती है, वो हमारा प्रबोध पाठ्यक्रम है। तो प्रबोध पाठ्यक्रम में जब हम किसी को नामित करते हैं या किसी कार्यालय द्वारा नामित किया जाता है तो वो कार्यालय या उसके कार्यालय प्रमुख या वहाँ के जो हिंदी कार्मिक हैं ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस कार्मिक या अधिकारी की मातृभाषा क्या है और पूर्व में इनका हिंदी का ज्ञान क्या है। तो जैसे आप पहले हमने पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि प्रबोध है, तो उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इनका पूर्व ज्ञान क्या है। तो अगर पूर्व ज्ञान आपका नहीं है और आपकी मातृभाषा दक्षिण भारत के राज्यों से है, जैसे आपका तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, या आप पूर्वोत्तर के आप मिजोरम से हैं, मणिपुर से हैं, ऐसे राज्यों से हैं, तो उनके लिए हम जो पहला कार्यक्रम रेखांकित करते हैं वो हमारा प्रबोध है। और इसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा जो कार्यक्रम वर्तमान में इसमें संचालित है वो हमारा प्रमीण है। प्रमीण में हम उनको नामांकित करते हैं जिनका पूर्व ज्ञान 8वीं के स्तर से कम है हिंदी में, या फिर जिनकी मातृभाषा जैसे हम वर्तमान में त्रिपुरा में बैठे हैं या फिर असम में से हैं या फिर आपका
पश्चिम बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, या महाराष्ट्र से हैं, या उड़ीसा से हैं, तो यहाँ की जो मातृभाषाएं हैं, अगर उनकी मातृभाषा इन सब राज्यों से संबंधित है, वो उड़िया हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बंगला हो सकती है, या फिर उनका पूर्व ज्ञान अगर 8वीं स्तर से कम है तो उनको हम दूसरे कोर्स में नामांकित करते हैं। तो प्रवीण में नामांकित करने की 2 प्रक्रिया हो गई, या तो आप प्रबोध पास हो, 5वीं स्तर का आपका ज्ञान हो, और दूसरी मातृभाषा, और तीसरा है कि आपका 5वीं स्तर से ज्ञान अगर ज़्यादा है तो भी आप प्रवीण में आपका नामांकन हो सकता है, सीधे दाखिला ले सकते हैं। सीधे दाखिला ले सकते हैं। और अब ये जो हमारे दोनों कोर्स हैं, ये प्रबोध और प्रवीण, इसमें हमारा राजभाषा के कार्यान्वयन से कोई आशय नहीं होता है। पहले हम ये बुनियाद शुरुआत करते हैं कि आपको, हमारे कार्मिक को हिंदी का कैसे बुनियादी ज्ञान हो, उसकी वर्णमाला, उसकी वाक्य संरचना, उसके ग्रामर के जो निर्धारित नियम है, तो वो बोलना, समझना, लिखना उसमें सिखाया जाता है। फिर जो हमारा मौलिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है, जिसके लिए राजभाषा विभाग, हमारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और भारत सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग इस पर अपना फोकस कर रहे हैं, और राजभाषा विभाग उसका मॉनिटरिंग कर रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है, वो है कि हमारे कार्मिकों को राजभाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। तो उस कार्यसाधक ज्ञान में हमारा फिर हिंदी का प्राज्ञ कोर्स आता है, उसको बोलते हैं हिंदी प्राज्ञ। ये हमारा तीसरा कोर्स है। तो इसमें भी 2 तरह से हमारा नामांकन की प्रक्रिया है, या तो आपका हिंदी का 8वीं स्तर का ज्ञान हो, या फिर आप हिंदी प्रवीण उत्तीर्ण हो। तो ये कोर्स करने के बाद फिर संबंधित कार्यालय प्रमुख उनको नामांकित करते हैं हिंदी प्राज्ञ में। और हिंदी प्राज्ञ में जैसे सर ने उल्लेख किया कि हमारी जो बुनियादी संरचना है कार्यालय में, जो हम कामकाज करते हैं, और कार्यालय में हम कामकाज 2 ही आधार पे करते हैं। कोई भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो दस्तावेज बनाने को होता है, और कोई भी दस्तावेज हम निर्गत करते हैं या बनाते हैं तो वो कार्यालय प्रमुख की अनुमति हमें लेनी पड़ती है। तो कार्यालय प्रमुख की अनुमति विभिन्न, जैसे आपने उल्लेख किया कि हमारे पास 14 दस्तावेज हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हमारे जरूरत के हिसाब से वो बनाए जाते हैं। तो उसमें हम टिप्पणी का और आपका मसौदा लेखन की जो शुरुआत करते हैं, तो टिप्पणी और मसौदा लेखन का पूरा प्रशिक्षण ही आपके हिंदी प्राज्ञ में दिया जाता है, जिससे वो संबंधित कार्मिक कार्य साधक ज्ञान अपना प्राप्त करके अपने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अनुप्रयोग कर सके। इस तरह से राजभाषा का ये तो हो गया पाठ्यक्रम का। इसी में साथ ही मैं ये उल्लेख करूंगा कि हमारा जो राजभाषा विभाग है, ये बड़ा सरल और सहज प्रक्रिया के तहत राजभाषा का कार्यान्वयन करता है, और इसका एक मूल उद्देश्य है जिसे बोलते हैं प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार। तो हम प्रेरित करते हैं आप सीखें, और जब आप काम करते हैं तो हम उसके लिए आपको पुरस्कृत भी करते हैं। तो जो ये जैसे हमने उल्लेख किया कि ये जो हमारे कार्यक्रम है, और उसमें प्राज्ञ के बाद हमारा एक और कार्यक्रम 2015 से वर्तमान में चल रहा है, अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम, उसको हम बोलते हैं पारंगत। तो पारंगत भी आपका प्राज्ञ का अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम है, उसका स्तर 10+2 या उससे ज्यादा का है। तो जब ये कोर्स कार्मिक करते हैं तो उनका जो व्यक्तिगत उसमें निष्पादन होता है संबंधित परीक्षा में, उसके आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा उनको पुरस्कार दिया जाता है। और जैसे हमने उल्लेख किया कि हमारा कार्य साधक ज्ञान के लिए अंतिम हमारा जो पाठ्यक्रम है वो प्राज्ञ है। तो प्राज्ञ के लिए कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने पर हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति अब अपने कार्यालयीन कामकाज में दक्ष है, तो उसके लिए संबंधित कार्यालय द्वारा उसके 1 साल की वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। और वेतन वृद्धि जब उसकी मिलती है तो ये उम्मीद के साथ मिलती है कि वो कार्यालयीन कामकाज में उसका अनुप्रयोग करेंगे। और यहीं तक राजभाषा विभाग या हमारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान या मंत्रालय नहीं रुकते हैं। अगर कोई कार्मिक फिर आगे अपने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अनुप्रयोग कर रहा है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग में उसका उपयोग कर रहा है, तो आपके शब्दों की और वार्षिक प्रयोग के आधार पर अगर आप 20,000 वर्ड या इससे अधिक आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग में, आपके पास उसका लेखा जोखा होता है, तो कार्यालय उसको पुरस्कृत भी करता है, वहां भी आपको पुरस्कार देता है। तो इस ढंग से हमारा राजभाषा विभाग बड़ी संजीदगी से इस पर काम कर रहा है। उसी क्रम में ये हमारी सक्रियता है कि हमारे सहायक निदेशक महोदय यहाँ पधारे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से बताया है कि किस तरीके से राजभाषा प्रशिक्षण में कौन कौन से पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं, उसमें नामांकन की क्या क्या योग्यताएं और कसौटियां हैं, जिसके जैसे कि आपने बताया कि 3 पाठ्यक्रम मूल रूप से चलते हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। उसके बाद में भी 2015 से पारंगत को जोड़ा गया है। इनको उत्तीर्ण करने के बाद में
कुछ प्रोत्साहन भी मिलता है, उसमें नगद पुरस्कार भी है, 1 वर्ष के वेतन जो है व्यक्तिगत वृद्धि भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसलिए किया गया है ताकि कार्यालय में जो है कि जो प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो उसको कार्यालयीन राजभाषा में जो है कि उसका प्रयोग करें, कार्यालय के कामकाज में उस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसलिए सब प्रोत्साहन की राशियां भी दी जा रही हैं। तो सर आपसे एक ये जानकारी थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए कि राजभाषा प्रशिक्षण का कार्यक्रम भारत सरकार किस प्रकार संचालित कर रही है और जो है कि विशेषकर देश में कार्यालयीन विभाजन और कार्य के संदर्भ में। जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो जैसा कि यादव जी ने बताया है कि हमारी जो नीति है राजभाषा विभाग की, वो प्रयोग और प्रोत्साहन की नीति है। तो इसी नीति के तहत तो देश भर में जितने भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, जी सर, सभी कार्यालय के कार्मिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, नियमित प्राइवेट और पत्राचार और वैलिडेशन, इन माध्यमों के इसी तरह के माध्यमों के द्वारा प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। जी हाँ, जहाँ हमारे पूरे देश भर में जो भी लगातार, जैसे मान लीजिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही मान के चलिए आप, यहाँ पूर्वोत्तर के जो भी कैपिटल स्टेट हैं, राजधानी हैं, सभी क्षेत्रों में इस तरह की प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जी हाँ, और जैसे मान लीजिए यहाँ तो नियमित कक्षाएं होती हैं। जैसे कोई कार्यालय बहुत दूर दराज क्षेत्रों में है तो वो लोग अपना अधिकारी कर्मचारियों को पत्राचार के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। जी हाँ, और नहीं तो निजी तौर पर भी प्रशिक्षण दिलवाने के उपरांत परीक्षा दिलवा सकते हैं। जी हाँ, ख़ासतौर पर हमारी जो परीक्षाएं होती हैं वर्ष में 2 बार होती हैं। जब ये जो सेशन है 17 हैं, ये जनवरी टू मई और जुलाई टू नवंबर, जी हाँ, 2 सेशन के लिए नामित कर सकते हैं। और एक है, जैसे मान लीजिए बहुत कार्य प्रभावित हैं अधिकारी कर्मचारी, वो ज़्यादा समय के लिए उनको कार्यालयीन कामकाज की वजह से छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के लिए जहाँ अधिक संख्या में जिन कार्यालयों में अप्रशिक्षित कर्मचारी या अधिकारी मौजूद हैं, जी, तो ऐसे कार्यालय प्रधान साहेब तो अपने कार्यालय परिसर में ही 5 दिन का वैलिडेशन कोर्स भी करवा सकते हैं। जी, और उसके उपरांत वो परीक्षा देंगे। परीक्षा में पास करने के बाद जैसे प्रमाण पत्र मिलता है जी, और जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे यादव जी ने बताया, परीक्षा पास करने के बाद प्रोत्साहन मानदेय भी दिया जाता है और वेतन वृद्धि भी दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं मिलेगी, तो उसी तरह से प्रशिक्षण देने का व्यवस्था है। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया है कि राजभाषा प्रशिक्षण आज केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न तरीके से कई माध्यमों से प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि बताया, नियमित रूप से चलता है, पत्राचार के माध्यम से होता है, और जो है कि वैलिडेशन कोर्स भी बताया आपने। इन सब माध्यमों से जो है कि प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे जो है कि कार्यालय समय में भी कक्षाएँ जो है कि आयोजित की जा रही हैं, और ये परीक्षाएं 2 सत्र में आयोजित की जाती हैं। एक तो आपने बताया जनवरी से मई, और दूसरा जुलाई से नवंबर। तो ये बहुत अच्छी योजना चल रही है। सरकारी कार्यालय के जितने भी कार्मिक हैं उनके कार्यों को बाधित किए बिना जो कार्यालय समय में कक्षाएं जो संचालन कक्षाओं का किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी योजना है, और इससे कार्यालय का कार्य भी बाधित नहीं होता है और कक्षाओं का आयोजन भी सुचारू रूप से चलता रहता है। सर, अब आदरणीय यादव सर से ये पूछेंगे, जैसे कि अभी हमारा राजभाषा विभाग से ये 2025 तक का लक्ष्य तय किया गया था कि 2025 तक केंद्रीय कार्यालय में कोई भी कार्मिक ऐसा ना छूटे जिसको कार्य साधक ज्ञान की जो है कि मतलब अभी प्राप्ति ना हुई हो। तो त्रिपुरा के संदर्भ में उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? हाँ, बिल्कुल।
अब हम त्रिपुरा में, जैसे हमारे सर यहाँ उपस्थित हैं, तो ये पूर्वोत्तर के हमारे प्रभारी हैं। तो ऐसे हमारा पूरा जो संगठन है भारत सरकार का, ये अलग अलग क्षेत्र के आधार पे विभाजित है। जैसे हम यहाँ पूर्वोत्तर में हैं, ऐसे हमारा पूर्व में भी कार्यालय है कोलकाता में, और ऐसे हमारा मुंबई में है। तो इस ढंग से हमारे कामकाज चल रहे हैं। अब त्रिपुरा के हम विशेष संदर्भ में उल्लेख करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ 2017 में ज्वाइन किया। तो 2017 में जब हमने प्रशिक्षण की शुरुआत की, तो मुझे जो उस समय एक आप कह सकते हैं मोटा नज़रिया था, उस समय मुझे 40 से 50 के प्रतिशत के बीच कार्मिकों का हमें प्रशिक्षण दिख रहा था ऐसे ही। और हम लगभग उस समय सभी कार्यालयों में हम पहुंचने की कोशिश किए। आपके कार्यालय में भी मैं गया, शुरुआत आपके ही कार्यालय महालेखाकार कार्यालय से ही हुई। तो हमने शुरुआत की, तो उस समय तो गति धीमी थी, लेकिन जैसे हमारा अनुभव बढ़ा, हमारा संपर्क कार्य बढ़ा, तो फिर बीच में कोरोना भी 2020 में आया। उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रशिक्षण की हमारी स्थिति बड़ी तीव्र गति से उसमें उन्मुख हुई, और उसमें हम कई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। विशेषकर जैसे हमारा प्रसार भारती का माध्यम है, और साथ में राजभाषा विभाग भी तमाम जो हमारे तकनीकी अनुसंधान हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहे हैं, उनकी भी सहायता लेता है। हम भौतिक रूप से प्राध्यापक और हमारे सहायक निदेशक तो संबंधित केंद्र पर उपस्थित ही हैं। साथ में राजभाषा विभाग ने, जैसे हम इधर वर्तमान समय में बहुत कृत्रिम मेधा की चर्चा हो रही है, AI की चर्चा हो रही है, तो राजभाषा विभाग इस चीज़ को पहले भाप गया था। मुझे लगता है कि पहले से ही इसको जानकारी हो गई थी कि आने वाले समय में कृत्रिम मेधा का, AI का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कृत्रिम मेधा के सहयोग से राजभाषा विभाग और डोएक ने एक हमारा मोबाइल ऐप विकसित किया, और साथ में वेबसाइट भी विकसित की। तो जिसका आपने चारों कोर्स का हमारे उल्लेख किया, प्रबोध, प्रवीण और प्राग, तीनों का, वो तीनों हमारे जो अनुसूची 8 है उसमें जो हमारी भाषाएं उल्लिखित हैं, उन माध्यमों में उपलब्ध है। तो ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने बताया है कि आपने इस क्षेत्र में यहाँ त्रिपुरा में 2017 में ज्वाइन किया था, कार्यभार ग्रहण किया। उस समय से और आज की स्थिति में जो है काफ़ी बेहतर स्थिति है प्रशिक्षण के मामले अब मैं दावे के साथ काफ़ी बेहतर है कि मैं 60% के ऊपर हमारा प्रशिक्षण की स्थिति है। जी हाँ, तो इस चीज़ को सुनकर थोड़ा लगा कि यहाँ पर राजभाषा का प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। सर, अब आपसे थोड़ा ये एक लास्ट प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी की भविष्य में क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, तथा उसका प्रभावी समाधान क्या है? हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। तो राजभाषा हिंदी की भविष्य तो बहुत उज्जवल है, क्योंकि राजभाषा हिंदी हमारी राजभाषा है, और देश की जो भी कामकाज हैं तो राजभाषा में होनी चाहिए। अभी हमारे देश में ही नहीं, आप सभी जानते होंगे, हिंदी का पठन पाठन विश्व के विभिन्न देशों में हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं राजभाषा हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हिंदी किसी भी काम करने के लिए अक्षम है। पहले हम लोग सोचते थे वो कंप्यूटर में किस तरह हम लोग काम करेंगे हिंदी में, वो तो कंप्यूटर की भाषा तो अंग्रेजी ही है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हिंदी बहुत सक्षम है और हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, और हम ज़रूर कामयाब होंगे अपने मकसद पर। जी हाँ, हिंदी में ही एक दिन सभी कामकाज, कार्यालयीन कामकाज होने लगेगा, वो दिन दूर नहीं है। जी हाँ, ऐसा मेरा विश्वास है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और ज़रूर हम लोग सक्षम होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया है कि राजभाषा हिंदी का जो है कि भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं और हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। आज की स्थिति को देखते हुए भविष्य के परिप्रेक्ष्य में आपने बताया है कि राजभाषा के लिए भविष्य में बहुत सारे अवसर और संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आगे सिर्फ चुनौतियों का ही सामना करना पड़े, तो उसको थोड़ा देखते हुए इसकी संभावनाएं भी हमें बहुत सारी नज़र आती हैं। यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और आज आप दोनों महानुभावों की उपस्थिति से
ये परिचर्चा बहुत ही सफल और ज्ञानवर्धक रही है। तो आप दोनों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और जैसा कि आज की परिचर्चा से यह स्पष्ट हुआ है कि जो है कि हिंदी राजभाषा के रूप में ये विश्व मंच पर जो है कि इसका जो है कि विकास हुआ है। और साहित्य के जगत में, सिनेमा के जगत में हिंदी पहले से ही काफ़ी आगे थी। बाजार में का पहले से ही काफ़ी आगे थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में रोजगार का अवसर भी है इसमें। और राजभाषा के रूप में भी यह प्रगति के रथ पर विराजमान है और बहुत ही तीव्र गति से गतिशील है। तो आप लोगों का इस परिचर्चा में उपस्थित होने के लिए मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। दूरदर्शन त्रिपुरा ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रमों और परिचर्चाओं को लेकर आप सम्मानित दर्शकों के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। आप देखते रहें दूरदर्शन त्रिपुरा। फिर मिलेंगे इसी विश्वास और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।